I am going to discuss with you a legal problem related to transfer of immovable property. बच्चों, there is an immovable property, right? मान लीजिए कि ये एक immovable property है, ठीक है। अब समस्या ये है कि एक है ट्रांसफरर और एक है ट्रांसफरी, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, एंड अ थर्ड पर्सन। इस थर्ड पर्सन के इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ राइट एसोसिएटेड हैं, ठीक है। डी जो कभी इस प्रॉपर्टी का मालिक हुआ करता था, उसने क्या किया, ए को ये प्रॉपर्टी दे दी और ए को साथ में ये कहा कि तुम सी को मेंटेनेंस दोगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। ऐसा इंस्ट्रक्शन डी जो कभी प्रॉपर्टी का मालिक हुआ करता था, ऐसा इंस्ट्रक्शन डी ने ए को दिया कि तुम सी को मेंटेनेंस दोगे। या एक सिचुएशन और हो सकती है, यहां पे सी ने डी को लोन दिया हुआ था, सी ने डी को लोन दिया हुआ था, डी के पास ये प्रॉपर्टी थी, डी ने प्रॉपर्टी ए को दिया, ठीक है। तो डी ने ए को साथ में प्रॉपर्टी के एक इंस्ट्रक्शंस दी, एक दिशा निर्देश दी कि पेमेंट ऑफ एडवांस टू सी। कैसे? आउट ऑफ प्रॉपर्टी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरी सिचुएशन को भी समझ लीजिए बेटा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। या एक और सिचुएशन हम यहां पे कंटेम्पलेट करते हैं। एक और सिचुएशन यहां पर सोचिए, और शाबाश। डी इस प्रॉपर्टी का मालिक था, सी डी की डॉटर थी, ए डी का भाई था। डी ने प्रॉपर्टी अपने भाई को दी और ये कहा, भाई तुम क्या करो, इस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट्स में से पहले सी की शादी करवा देना। सी की शादी जब हो जाएगी ना, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी तुम अपने पास रखना, इसको बेचना, वो तुम्हारी मर्जी। यानी प्रॉपर्टी के तुम एब्सोल्यूट ओनर हो जाओगे। एब्सोल्यूट ओनर मतलब पूरे मालिक इस प्रॉपर्टी के हो जाओगे। कब हो जाओगे? व्हेन यू डिस्चार्ज योर लायबिलिटी। तो थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है? मैरिज ऑफ सी आउट ऑफ
profits ऑफ प्रॉपर्टी। शाबाश बेटा। इन तीन सिचुएशन को हमने समझा है। सिचुएशन इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, क्योंकि आपके सेक्शन 39 से रिलेट करती है ये समस्या। सेक्शन 39 ने 3 वर्ड यूज किए हैं। पहला वर्ड उसने यूज किया है मेंटेनेंस, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। पहला वर्ड उसने यूज किया क्या? मेंटेनेंस, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर दिया। दूसरा वर्ड सेक्शन 39 में जो यूज किया गया वो है एडवांस, वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। दूसरा वर्ड क्या यूज किया? एडवांस, वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया। और तीसरा वर्ड मैरिज। आओ, ये 3 कहानियां हैं। यानी इस प्रॉपर्टी के मालिक के ऊपर 3 ऑब्लिगेशन हैं, या तीनों में से कोई एक ऑब्लिगेशन है, और ये प्रॉपर्टी का मालिक इस प्रॉपर्टी को ए को हैंडओवर कर देता है। अब प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? ए। यानी एक ए ने प्रॉपर्टी जब एक्सेप्ट की तो वो ऑब्लिगेशन भी एक्सेप्ट कर लिया। ए ने वो ऑब्लिगेशन भी एक्सेप्ट किया। अब ए इस प्रॉपर्टी को बी को देना चाहता है, ठीक है। ए इस प्रॉपर्टी को बी को देना चाहता है। तो सवाल हमारा यह है, क्या बी को ये ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? बोली, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन रिलेट टू सेक्शन 39। सेक्शन 39 प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि क्या बी उस ऑब्लिगेशन को, उस लायबिलिटी को एज्यूम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है सर। तो आइए इसे क्वेश्चन की फॉर्म में, आई थिंक तीनों पॉइंट आपको समझ में आए हैं। आइए इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में अपने सामने हम रखते हैं। शाबाश। सेक्शन 39, M has a right on a property for meeting expenses of her marriage। M है एक, प्रॉपर्टी के ऊपर उसके राइट हैं, यानी उसके शादी के खर्चे एक प्रॉपर्टी के प्रॉफिट्स में से मीट आउट किए जाएंगे। ए एक्चुअली, ए के पास वो प्रॉपर्टी है, ए उस प्रॉपर्टी का भी मालिक है। ए सोल्ड द प्रॉपर्टी टू बी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹1,20,000। यानी ए ने 1,20,000 रुपए लेके वो प्रॉपर्टी किसको दे दी? बी को दे दी। अब सवाल है, कैन एम एनफोर्स हर राइट्स अगेंस्ट बी? प्रॉपर्टी का नाम को मालिक कौन हो गया? बी। क्या एम बी के ऊपर अपने अधिकार एनफोर्स कर सकती है? डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है बेटा। तो यहां पे बिल्कुल सिचुएशन, यहां पे मैं आपको एक बारी डायग्राम के रूप में बता देता हूं कि एक प्रॉपर्टी है बेटा। प्रॉपर्टी किसके पास है? ए के पास। ए ने प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी है? बी के पास। एम के इस प्रॉपर्टी पर राइट्स थे, जो की प्रॉपर्टी ए ने बी को ट्रांसफर करी है। अब एम क्या बी के अगेंस्ट वो राइट्स एनफोर्स कर सकती है? एम के क्या राइट्स थे कि प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से उसकी शादी का खर्चा किया जाएगा, लेकिन ए ने कमबख्त ने क्या किया? वो प्रॉपर्टी बी को दे दी। क्या एम बी के ऊपर अपने राइट एनफोर्स कर सकती है? तो सेक्शन 39 के पास इस बात का, सेक्शन 39 के पास इस बात का सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा। आइए इसके सॉल्यूशन को एक बारी देखते हैं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। सेक्शन 39 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्रोवाइड्स दैट वेयर अ थर्ड पर्सन हो गया ना बेटा। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? देखो एक बारी दोबारा से देखो, एम इन दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है ना। ट्रांसफरर ए है और ट्रांसफरी बी है, तो एम कौन है? एम थर्ड पर्सन है। तो आइए एक बार दोबारा से देखते हैं। दैट वेयर अ थर्ड पर्सन
हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस और अ प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट और मैरिज, यानी इन तीनों में से कोई भी बात हो सकती है। थर्ड पर्सन ने हो सकता है कि ट्रांसफरर को लोन दे रखा हो और ट्रांसफरर ने ये प्रॉमिस किया हो कि प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से लोन की वापसी की जाएगी, या प्रॉपर्टी के ओनर ने ये वायदा कर रखा होगा कि वो किसी की शादी करवाएगा, या प्रॉपर्टी के ओनर ने ये वादा कर रखा होगा कि प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से किसी को मेंटेनेंस का खर्चा यानी एक्सपेंसेस का, लिविंग एक्सपेंसेस का खर्चा दिया जाएगा। इन तीनों में से कोई एक वायदा अगर प्रॉपर्टी के ओनर ने कर रखा है, तो अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो जो उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफरी होगा, ठीक है सर, उसको वो खर्चे सहन करने पड़ेंगे, वो खर्चे उठाने पड़ेंगे। आइए इसके लिए लीगल प्रोविजन क्या है, कानून क्या कहता है, आइए कानून की बात हम देखते हैं। थर्ड पर्सन हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस और अ प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट और मैरिज फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बात यहां तक हमें समझ में आ जानी चाहिए। एंड सच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, द राइट में बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी। तो राइट, इस बात को अंडरलाइन कीजिए, दैट राइट में बी। अब यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है वो मे वर्ड यूज किया गया है। राइट में बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी, यानी ये कौन है बेटा, ट्रांसफरी। ट्रांसफरी के ऊपर वो खर्चे एनफोर्स किए जा सकते हैं इफ ही हैज नोटिस देयर ऑफ, यानी अगर ट्रांसफरी को पहले बताया गया हो कि इस प्रॉपर्टी पर ऐसे ऐसे भाई इस तरह से बकाया कुछ भुगतान करने हैं, अगर ट्रांसफरी को पता है तो उसके ऊपर एनफोर्स हो सकता है। और इफ द ट्रांसफर इज ग्रेट्यूटियस, ट्रांसफर इज ग्रेट्यूटियस, यानी ट्रांसफर कैसी है, ग्रेट्यूटियस है। यानी क्या है बेटा, आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। जब ए ने बी को ट्रांसफर किया होगा तो बी ने ए को कोई पेमेंट नहीं करी, यानी विदाउट कंसिडरेशन जो ट्रांसफर है उसको ट्रांसफर को बोलते हैं ग्रेट्यूटियस, यानी किसी को गिफ्ट दे देना। यानी ए ने बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दी है, तो ए ने बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, तो बी को हर केस में वो खर्चा सहन करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। लेकिन ए ने बी से अगर पैसा लिया है और बी को इस बात का नोटिस है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ खर्चे हैं जो बकाया हैं, तो बी को वो सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। अब सवाल है कि अगर बी को नोटिस ही नहीं है इस बात का कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी की शादी होनी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ लोन का भुगतान होना है, ठीक है बेटा, या इस प्रॉपर्टी पर किसी के जीवन के खर्चे पूरे होने हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस चुकाए जाने हैं, बी को इस बात का पता नहीं है। अगर बी को इस बात का पता नहीं है और उसने प्रॉपर्टी का भुगतान कर दिया है, तो बी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है बेटा। बी के ऊपर लायबिलिटी कब है, अगर उसने प्रॉपर्टी का भुगतान कर दिया है और उसके नोटिस में ये बात ट्रांसफर से पहले दे दी गई थी कि इस प्रॉपर्टी पर कुछ लायबिलिटीज हैं, तो उस केस में बी को उन लायबिलिटीज को मीट आउट करना पड़ेगा। अगर ग्रेट्यूटियस ट्रांसफर है तो बी को वो सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे, ठीक है। आइए एक बार दोबारा से देखते हैं बेटा। सेक्शन 39 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्रोवाइड्स दैट वेयर ए थर्ड पर्सन हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस, नंबर एक चीज, और अ प्रोविजन ऑफ फॉर एडवांसमेंट और मैरिज, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, द राइट मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी इफ ही हैज नोटिस। और दो बातें हैं, दो केस हैं, अगर उसके पास नोटिस है या ट्रांसफर ग्रेट्यूटियस है। अब हमारे केस में चेक करते हैं कि क्या है हमारे इस क्वेश्चन में। जो क्या है बेटा, हमारे इस क्वेश्चन में 1,20,000 रुपए लिए हैं ए ने बी से। जब 1,20,000 रुपए लिए हैं तो इसका मतलब यह होता है कि ये ट्रांसफर ग्रेट्यूटियस नहीं है। ग्रेट्यूटियस ट्रांसफर जो बिना कंसिडरेशन के, बिना कीमत के की जाए, उसको बोलते हैं ग्रेट्यूटियस ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर ग्रेट्यूटियस ट्रांसफर नहीं है। अगर ये ग्रेट्यूटियस ट्रांसफर नहीं है तो इसका मतलब, तो यहां क्वेश्चन में एक बात और चेक करो, क्या नोटिस की बात दी गई है क्वेश्चन में? नोटिस की बात नहीं दी गई, तो हमें इन दोनों बातों को अपने आंसर में लिख देना चाहिए कि नोटिस है तो करना पड़ेगा, नोटिस नहीं है तो नहीं करना पड़ेगा। शाबाश बेटा। तो क्वेश्चन में दो बातें देखनी है आपने। क्वेश्चन में दो बातें देखनी है। पहली बात कि ट्रांसफर ग्रेट्यूटियस है तो उसका मतलब ट्रांसफरी को भुगतान करना पड़ेगा। आपने देखा पहले पॉइंट
क्या ट्रांसफर ग्रेट्यूटियस है जी, नहीं है। अच्छा, तो दूसरी बात चेक करिए, क्या ट्रांसफरी को ट्रांसफर से पहले नोटिस दिया गया? हाँ, नोटिस दिया गया, तो ट्रांसफरी को खर्चे सहन करने पड़ेंगे। और ट्रांसफरी को नोटिस नहीं दिया गया, उस केस में ट्रांसफरी को नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ पेंडिंग अमाउंट भी है, तो ट्रांसफरी उस अमाउंट का भुगतान नहीं करेगा। सिंपल, सो सिंपल। आइए बेटा, सच राइट कैन नॉट बी एनफोर्स अगेंस्ट ट्रांसफरी हु हैड पेड कंसिडरेशन एंड हैड नो नोटिस ऑफ सच ट्रांसफर। तो ये क्रक्स है इस प्रॉब्लम का। अगर ट्रांसफरी पूरा भुगतान कर चुका है और उसको नोटिस नहीं है, तो वो कोई खर्चे सहन नहीं करेगा। इन द गिवन प्रॉब्लम, ऊपर दी गई सिचुएशन में, एम हैज अ राइट ऑन प्रॉपर्टी फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ हर मैरिज एंड ए सोल्ड दैट प्रॉपर्टी टू बी फॉर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 1,20,000। इन टर्म्स ऑफ द अफोरसेड प्रोविजन, एम कैन नॉट एनफोर्स हर राइट अगेंस्ट बी एज द ट्रांसफर इज मेड फॉर कंसिडरेशन प्रिज्यूमिंग बी हैज नो नोटिस ऑफ सच राइट। हमने प्रिजम्पशन ये ले ली है कि ट्रांसफरी के पास नोटिस नहीं था, इसलिए एम कोई क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को प्रिजम्पशन लेके भी कर सकते हैं या दोनों बातें भी लिख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कंडीशनल भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि इफ ही हैज नोटिस, he has to bear the expenses of marriage, and if he has no notice, as we take assumption in this case, we take presumption that he has no notice regarding the liability on immovable property, तो उसका कोई भी राइट, उसका कोई भी ऑब्लिगेशन उस प्रॉपर्टी पर नहीं क्रिएट होता है। ठीक है सर, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। आप इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए बेटा, शाबाश। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। और मजे की बात यह है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और आइंदा भी 5 से 8 नंबर आपको दिला देगा। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस लीगल प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चन के लास्ट पैराग्राफ आप 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो कोई प्रिजम्पशन लेके आप लिख सकते हैं, या आप दोनों सिचुएशन को लिख सकते हैं। इन द गिवन प्रॉब्लम, एम हैज अ राइट ऑन प्रॉपर्टी फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ हर मैरिज and A sold that property to B for a consideration of rupees 1,20,000. In terms of the aforesaid provision, M cannot enforce her right against B as the transfer is made for consideration, presuming B has no notice of such right.